डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर मदन मोहन पांडे, डॉक्टर श्रीमती माधुरी गुप्ता का विशेष सहयोग रहा है। मैं अपने महाविद्यालय के कर्मठ, संघर्षशील, हम लोगों के संरक्षक, लड़खड़ाते कदमों को सही दिशा देने वाले प्रबंधक श्री भवेश मिश्र जी की प्रेरणा का ही परिणाम है कि हम लोगों द्वारा आज इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। मैं अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, गांधी पीजी कॉलेज मारताड़ी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने तमाम इस तरह के प्रोग्राम करवाए हैं और अभी कुछ दिन ही पहले विस्थापित कश्मीर का पर भी इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया था, जिसमें पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति मुख्य अतिथि थे। तो इस तरह का इनका कार्यक्रम चलता रहता है। मैं ऐसे विद्वत का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वेबिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर कौशलेंद्र मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, गांधी पीजी कॉलेज मालटारी को आमंत्रित करता हूं कि वे आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डालें। आदरणीय मुख्य अतिथि जी। हेलो, धन्यवाद। प्रबंधक जी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें फोन से बता दें कि वो कब बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। तो अगर आप लोग की अनुमति हो तो मैं इसे शुरू करूं। सबसे पहले आप सब लोगों को इस वेबिनार में मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रित करने के लिए आप सब लोगों को हार्दिक धन्यवाद। और इस वेबिनार के माध्यम से जो भी लोग इसे सुन रहे हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे समक्ष है और आज का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा की स्थिति। हम इस कार्यक्रम को भागों में बांटते हैं। पहला तो शिक्षा क्या है, थोड़ा सा ये हम समझ लें। फिर शिक्षा क्या है तो वर्तमान शिक्षा की उससे तुलना भी कर लेंगे। ये दोनों कार्यक्रम समाप्त होगा तो उसके उपरांत नई शिक्षा नीति उस शिक्षा की कसौटी पर कसेंगे कि उसमें उच्च शिक्षा के क्या प्रावधान है। चलिए हम शुरुआत करते हैं शिक्षा से ही कि शिक्षा किसे कहते हैं। सामान्यतः हम उसे शिक्षित मानते हैं जो कुछ कविता, कहानी, श्लोक, उद्धरण, जानकारी सुना सकता है या लिख सकता है, बोल सकता है। और इस जानकारी की परीक्षा हम लेते हैं, लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू या फिर दोनों एक साथ। इन दोनों परीक्षाओं के माध्यम से जो लोग उत्तीर्ण होते हैं उन्हें हम डिग्रीधारी शिक्षित कहते हैं। वर्तमान शिक्षा की प्रणाली इसी प्रकार से कार्य करती है। लेकिन इस प्रणाली में एक व्यक्ति का पूर्ण मूल्यांकन हो पाता है या नहीं हो पाता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार ये कार्य करती है। तो देखते हैं, प्राचीन काल में गुरुकुल की परंपरा थी। उस परंपरा में सारे विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे, वहीं भोजन करते थे, वहीं विश्राम करते थे और भोजन भी खुद पकाते थे, कपड़े भी खुद धुलते थे और गुरु से शिक्षा लेते थे। तो उस समय एक घटना घटी कि एक बार गुरु माता ने आदेश दिया एक विशेष शिष्य के वर्गों को कि आप लोग जाएं, जंगल में जाएं और भोजन पकाने के लिए लकड़ी ले आए। शिष्य गए,
जंगल में जब वो लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे तो उसी दौरान तोते का एक बच्चा उन्हें मिलता है और बाल सुलभ भावना के वशीभूत होकर वो उसकी तरफ लपकते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बच्चा किसी का भी हो बहुत ही प्यारा होता है, और अगर चिड़िया का हो, तोता हो तो और भी प्यारा है। उसके हाव भाव, उसके रूप रंग देखकर बच्चे मोहित हो जाते हैं, शिष्यगण मोहित हो जाते हैं। तो जब वो लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं और वापस चलने लगते हैं तो उस लोभ में, उसके मोह में उसे भी साथ गुरुकुल ले जाते हैं। जब गुरुकुल पहुंचते हैं तो बताते हैं कि मैं लकड़ी के साथ साथ यह तोता भी ले आया हूं। तो गुरुजी बीच में आ जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इस तोते को तुम लोग छोड़ो, यह स्वच्छंद रूप से उड़ना चाहता है, इसे पकड़ो मत। लेकिन गुरु के आदेश की अवहेलना करना किसी के लिए संभव नहीं था, परंतु जो शिष्य होते हैं वो उसके मोह में इतने ग्रसित होते हैं कि गुरु से वो उनकी चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी आप इसे यहीं रहने दीजिए, हम लोगों के साथ, हम इसकी पूरी देख रेख करेंगे, इसको दाना पानी देंगे, इसकी सुरक्षा करेंगे, इसे सब करेंगे, इसको कहीं छोड़ने के लिए अपना आदेश वापस ले लें। गुरु भी पसीज जाते हैं और अपने आदेश को वापस ले लेते हैं। एक पिंजरा की व्यवस्था होती है, उस पिंजरे में शिष्य उस तोते को रखते हैं और दाना पानी देते हैं। तोता खूब सेवा पाकर, खूब दाना पानी पाकर जल्दी स्वस्थ हो जाता है। लेकिन गुरुजी ने एक दिन देखा कि वह तोता जो आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं उनको देख करके अपना पंख फड़फड़ाता है, लेकिन इस फड़फड़ाते हुए पंख से वो उड़ नहीं पाता है क्योंकि वो पिंजरे में कैद है। फिर गुरुजी को संवेदना जगती है, वो उस तोते को उससे बातचीत करना शुरू करते हैं और उसको शिक्षा देते हैं कि देखो, जब ये शिष्य तुम्हें दाना चुगाने के लिए, दाना डालने के लिए तुम्हारे पिंजरे का दरवाजा खोलते हैं तो जैसे ही खोलें दाना डालने के लिए, वैसे तुम फुर्र से उड़ जाओ। रोज उसको समझाते हैं, रोज सिखाते हैं। तो ऐसा कहते कहते वो याद कर लेता है कि शिष्य आएंगे, दरवाजा खोलेंगे, दाना डालेंगे और मैं फुर्र से उड़ जाऊंगा। गुरुजी को भी थोड़ी सांत्वना हुई कि जो मैं चाह रहा था कि ये पक्षी है, इसे स्वतंत्र रूप से उड़ने दिया जाए, वो पूरा हो जाए। तो उन्होंने देखा कि तोते का पिंजरे का दरवाजा खुला, शिष्य दाना डालने के लिए दरवाजा खोलते हैं, दाना डालते हैं, लेकिन वो तोता भागता नहीं है, बल्कि यही रटता है, शिष्य आएंगे, दरवाजा खोलेंगे, दाना डालेंगे, मैं फुर्र से उड़ जाऊंगा। यही रट लगाता है, लेकिन उड़ता नहीं है। तो वो बड़े व्यथित हुए, परेशान हुए। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा कि देखो, ये केवल रट्टू तोता है, इसको विवेक नहीं है। इसने रट लिया है कि दाना डालने के लिए दरवाजा खोलेंगे और मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन विवेक नहीं होने से यह उड़ नहीं पा रहा है। तो हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति भी उसी तोते की तरह है, जो रट तो ली है, जो जानकारियां इकट्ठा तो कर ली है, लेकिन उसका जीवन में किस प्रकार से प्रयोग करना है ये उसको समझ में नहीं है, ये उसको ध्यान नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वो है जो हमें मुक्त करती हो, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हो। अब हम मुक्ति किसे मानते हैं, इसको भी शास्त्रों ने बताया है। मुक्ति अब साधारण भाषा में लोग सोचेंगे कि मुक्ति इस शरीर से नहीं, तो शरीर तो ठीक है, शरीर मिली हुई है, उसका इस्तेमाल करना है। मुक्ति किससे?
तो फिर कहा गया अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतगमय। हमें मुक्ति उस अज्ञानता से, उस अंधकार से, हमें मुक्ति उस मृत्यु से, हमें मुक्ति रोगों से। यानी अगर एक लाइन में कहा जाए तो शिक्षा हमें पाशविकता से मुक्त करती है और मानवीयता से जोड़ती है। तो अगर शिक्षा क्या है इसको परिभाषित करना पड़े मेरी नजरों में, तो मैं कहूंगा कि शिक्षा हमें पाशविक वृत्तियों से मुक्त करती है और दैविक या मानवीय वृत्तियों से ओतप्रोत करती है। तो अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की शिक्षा को देखें तो कैसा नजर आता है? क्या ये शिक्षित है? क्या शिक्षा का जो वास्तविक स्वरूप है ये समाज में प्रकट हो पा रहा है? जितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो शिक्षित हैं, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा इंजीनियर है, लेकिन न्यूज़पेपर में या समाज में उनकी जो खबरें आती हैं, उन्होंने कितना सुंदर ऑपरेशन किया, कितना कम से कम पैसे में ऑपरेशन किया, किसी की जान बचा दी, किसी की सहायता कर दी, शायद इसलिए तो खबरें नहीं छपती। खबरें छपती हैं उनके अमानवीय गुणों के कारण। उन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर लिया, उन्होंने इतना अमानवीय कृत्य कर लिया। तो कई बार प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो जितना अधिक शिक्षित है वह उतना अधिक भ्रष्ट होने की संभावना भी रखता है। यह विद्रूपता है हमारे शिक्षा प्रणाली की। तो मैं समझता हूं कि अब हम लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि शिक्षा क्या है और वर्तमान की शिक्षा प्रणाली की खामी क्या है। तो यह खामी तो बहुत दिनों से चली आ रही है। सरकार आती है, चली जाती है। पहली शिक्षा नीति जब हमारे देश में आई थी 1968 में, तो उसने भी कोशिश की कि भारत की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किए जाएं, डॉक्टर कोठारी के नेतृत्व में। उसके उपरांत फिर नई शिक्षा नीति 1986 में आई और वर्तमान की जो शिक्षा नीति है यह डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो प्रख्यात शिक्षाविद हैं, प्रख्यात वैज्ञानिक और इसरो के प्रमुख रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये निर्णय आया है सबके समक्ष। करीब 34 वर्षों के बाद यह शिक्षा नीति हमारे समक्ष है। करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से संपर्क किया गया, विभिन्न सांसदों से, विधायकों से, किसानों से, पत्रकारों से, शिक्षकों से, विद्यार्थियों से। एक बड़ा सैंपल है, एक बड़ा लोगों से सुझाव लेने का तरीका है। और इस सुझाव के बाद एक शिक्षा नीति जो हमारे समक्ष आई है उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि क्या जिस प्रकार की शिक्षा नीति हम चाहते हैं, सा विद्या या विमुक्तये, क्या इस प्रकार की ये शिक्षा है, उच्च शिक्षा है या नहीं है, उसकी चर्चा करते हैं। तो इसके पहले कि हम उसे चेक करें, हम जरा वर्तमान शिक्षा नीति के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो सुविधा के लिए मैं केवल उच्च शिक्षा पर न आकर 2 मिनट में पूरी शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि शिक्षा तो शिक्षा ही है, चाहे वो उच्च की हो या फिर मध्यम की हो या फिर प्राइमरी की हो। तो इस शिक्षा नीति की जो शुरुआत होती है वह 5+3+3+4 सिस्टम, इसके पहले जो था वो 10+2 सिस्टम था। 12 वर्ष की प्राथमिक से लेकर के सेकेंडरी स्कूल तक की शिक्षा थी। इस शिक्षा में पहला जो स्टेज है वो फाउंडेशन स्टेज है। ये 5 वर्ष का है।
तो इस 5 वर्ष में पहले जो विद्यार्थी का एडमिशन होता था वो 6 वर्ष की उम्र में एडमिशन होता था, लेकिन अब जो एडमिशन होगा वो 3 वर्ष की उम्र में होगा। इसलिए जो 12 वर्ष का सेकेंडरी स्कूल का सिस्टम था अब वो 15 वर्ष हो गया है, लेकिन वास्तव में एक दिन भी अधिक नहीं लग रहा है पहले की तुलना में। बच्चे 3 वर्ष पहले से ही स्कूल जाएंगे, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। इस व्यवस्था को फाउंडेशन स्टेज की संज्ञा दी गई है और इसमें आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बालवाड़ी या फिर प्ले स्कूल जैसी गतिविधियां होंगी। और इसको अगर एक लाइन में कहा जाए तो खेल खेल की शिक्षा है या खेल कूद की शिक्षा है। इसमें कोई स्कूल बैग नहीं होगा। पहली से लेकर तीसरी तक विद्यार्थी इसमें जाएंगे, इसमें पढ़ेंगे और पढ़ना जो कुछ होगा वो केवल खेल खेल में जो पढ़ सकते हैं, यानी कितने कदम चले, कितना दूरी तय किया, शायद कुछ कितने कदम की गिनती हुई, शायद इस तरह से इनको खिलाया जाएगा। इसके बाद जो 2 वर्ष बचेगा वो क्लास 1 और क्लास 2। तो 3 वर्ष तो बालवाड़ी में या फिर आंगनबाड़ी में बिताएंगे और 2 वर्ष कक्षा 1 और कक्षा 2 में बिताएंगे। अगर हम दूसरे स्टेज के बारे में देखें जो कि फाउंडेशन स्टेज के बाद प्री प्रेटरी स्टेज है, यह 3 वर्ष का है और इस 3 वर्ष में 3rd, 4th और 5th क्लास होगी। 3rd, 4th और 5th क्लास यानी फाउंडेशन कोर्स से लेकर के कक्षा 5वीं तक यह पूरी शिक्षा मातृभाषा में होगी या लोकल लैंग्वेज में होगी। तो ये इसलिए किया गया क्योंकि मातृभाषा हमारे हृदय के करीब होती है। विद्यार्थी या बच्चे बड़े मासूम होते हैं, वो मातृभाषा को बहुत जल्दी समझते। अब इसके बाद आते हैं मिडिल स्टेज पर। यह भी 3 वर्ष का है। इसमें 6ठी, 7वीं और 8वीं, इसमें एक विशेष चीज है। इसमें विशेष यह है कि यहां से कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी, यहां से कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी और जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो यहीं से शुरू कर दिए जाएंगे। इंटर्नशिप, मतलब आप इंटर्नशिप जैसे शब्द जो इंजीनियर पास आउट होते थे अपने अंतिम वर्ष में करते थे, जो डॉक्टर होते थे अपने पास आउट होने के अंतिम साल में ये काम करते थे। लेकिन इस इंटर्नशिप को मिडिल स्टेज यानी मिडिल स्कूल से ही हमने स्टार्ट कर दिया है। इसका फायदा क्या मिलेगा कि बच्चे जैसे लिफाफा बनाने की कला है या फिर कोई खिलौना बनाना सीखना चाहता है, तो खिलौना कैसा बनता है, किस प्रकार बनता है, यह स्कूल में सीखने की बजाय वह खिलौना जहां पर बनता है, मिट्टी का बर्तन जहां पर बनता है, जिस कुम्हार के घर में बनता है, उस कुम्हार के घर में वह जाकर मिट्टी कैसे भिगोते हैं, उसको चाक पे कैसे रखते हैं, उसको किस तरह हाथ से थपकी देते हैं, किस स्पीड से चाक को घुमाते हैं, कैसे उसे धूप में सुखाते हैं, धूप में सुखाने के बाद कैसे उसे पकाते हैं, इसके पूरा प्रक्रिया वह प्रैक्टिकल तौर पर देखेगा। थियरी वहां कुछ नहीं होगी, केवल प्रैक्टिकल होगा। इसका फायदा यह होगा कि इन बच्चों में इनोवेशन की प्रक्रिया जागृत हो जाएगी, कोडिंग शुरू हो जाएगी, कंप्यूटर का इन्हें ज्ञान हो जाएगा। तो हम 21वीं सदी की बजाय हम उनको लक्ष्य दे रहे हैं कि वो 21वीं सदी के आगे के जो हमारी सभा होगी उसके लिए तैयारी की चर्चा है इसमें। तो निश्चित तौर पर एक विशेष चीज है मिडिल स्कूल में। अब 8वीं के बाद ये सेकेंडरी स्टेज आता है और इस सेकेंडरी स्टेज की जो व्यवस्था है ये 4 साल का है। इसमें 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा और 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कोई स्ट्रीम नहीं है, मतलब कोई साइंस साइड या कोई आर्ट्स या कोई कॉमर्स
जैसा भेद नहीं है। सारे बच्चे 9वीं में पढ़ेंगे, 10वीं में पढ़ेंगे, 11वीं में पढ़ेंगे, 12वीं में पढ़ेंगे। यह नहीं कह सकते हम ये साइंस के विद्यार्थी हैं, ये आर्ट्स के विद्यार्थी हैं और ये कॉमर्स के विद्यार्थी। वस्तुतः यह एक आमूलचूल परिवर्तन है और शायद इस शिक्षा नीति की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, यह विषय से ज्ञान को अलग कर देना। ज्ञान कहीं मैथमेटिक्स नहीं है, कहीं साइंस नहीं है, कहीं आर्ट्स नहीं है, कहीं कॉमर्स नहीं है। तो ज्ञान को विशुद्ध तौर पर ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय इस शिक्षा नीति को जाती है। तो पहली बार ऐसा होगा कि एक मैथमेटिक्स पढ़ने वाला विद्यार्थी वह हिंदी की भी पढ़ाई करेगा। पहली बार ऐसा होगा कि एक कॉमर्स पढ़ने वाला विद्यार्थी वह फाइन आर्ट या फिर मूर्ति कला की शिक्षा लेगा, संगीत की शिक्षा लेगा। तो मैं समझता हूं कि जो वास्तविक तौर पर शिक्षा का स्पेक्ट्रम होना चाहिए कि बहुआयामी हो, बहुविषयक हो, बहुविकल्पीय हो, यह पहली बार इस सेकेंडरी स्टेज में आया है। और एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, इस स्टेज में मेरे कई ऐसे अनुभव हैं जो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं लेकिन उनकी मैथमेटिक्स कमजोर है और इस कमजोरी के कारण कई विद्यार्थियों को मैंने न्यूज़पेपर में सुना, देखा, पढ़ा, वो इस डिप्रेशन के कारण उनके मैथमेटिक्स में नंबर कम आ गए, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तभी से मुझे ऐसा समझ में आने लगा कि क्या जो व्यक्ति मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता है वह एक इंसान नहीं है, उसके भीतर अन्य कोई गुण होंगे जो मैथमेटिशियन के पास नहीं होगा। तो शायद यह एक बेहतर तरीका है जिसके कारण हमारे देश के विद्यार्थियों पर इसका भारी असर पड़ेगा। साथ ही साथ इस सेकेंडरी स्टेज में एक और खास चीज है, इसमें कोई विदेशी भाषा भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक विदेशी भाषा भी लेकर पढ़ेंगे। एक और विशेषता इसकी है कि इस लेवल में आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा, अन्यथा बोर्ड परीक्षा या फिर एनुअल एग्जामिनेशन के चक्कर में विद्यार्थी साल भर तो पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में पढ़ाई कर लेते। तो अब ऐसा नहीं होगा, वो हर 6 महीने पर एग्जाम होने के कारण वो सीरियस रहेंगे, अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित रहेंगे। तो ये सारी विशेषताएं हैं। अब हम आते हैं उच्च शिक्षा की तरफ। जो गुण 12वीं से सेकेंडरी स्टेज में था वही सारा गुण कॉलेज लेवल पर भी है। अब कॉलेज लेवल की जो पढ़ाई है वह उसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। अगर कोई विद्यार्थी बीए फर्स्ट ईयर, अब तो बीए जैसा कोई चीज रहेगा नहीं, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है और किसी कारण से वह आगे पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो भी मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। उसका नाम होगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। अगर वो 2 वर्ष पूरा कर लेता है तो भी उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसका नाम होगा ग्रेजुएट डिप्लोमा। अगर वो 3 वर्ष पढ़ाई करेगा तो भी उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका नाम होगा ग्रेजुएट। और किसी की इच्छा रिसर्च में है तो उसे भी मौका मिलेगा और वह 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा तो उसका नाम होगा ग्रेजुएट इन रिसर्च डिग्री। तो ये 4 वर्षीय ग्रेजुएशन की परंपरा की शुरुआत हुई है। इसकी और विशेषता है कि अब आप कभी भी इससे जुड़ सकते हैं, यानी जो लिबर्टी है, जो सुविधा है वो ये है कि अगर आप बीच में इसे छोड़ दें, जैसे बीए ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में किसी ने पढ़ाई किया और फर्स्ट ईयर के बाद उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पढ़ाई से जुड़ सके, तो उसने पढ़ाई छोड़ दिया।
5 साल बाद उसको ऐसा समझ में आया कि ओहो, अब मैं फिर से जुड़ना चाहता हूँ, मैंने अपनी फीस की पढ़ाई कमाई कर ली है, अब मैं जुड़ सकता हूँ, तो हाँ वो जुड़ सकता है। यानी अब यह डर, यानी जो लिबरल एंट्री और एग्जिट है, यानी वो बहुत आसानी के साथ इससे जुड़ सकता है और इससे बाहर भी हो सकता है। यह डर नहीं सताएगा कि अगर मैं कमाई के चक्कर में लगूंगा तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। तो एक बड़ी सुविधा है ये। दूसरी एक और इसमें सुविधा है कि अगर आपका स्थान परिवर्तन होता है, जैसे अभी आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय में हैं और अचानक आप झांसी विश्वविद्यालय में चले जाएं, वहां पर आपकी पोस्टिंग हो जाए, किसी कारणवश आपको वहां जाना पड़े, तो यहाँ आपने जो कमाई की है, पढ़ाई की जो कमाई की है, यानी एकेडमिक क्रेडिट आपको जो मिला है, वो ट्रांसफर हो जाएगा उस विश्वविद्यालय में, उस कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको यह भी सुविधा दी जाती है कि देश भर के किसी भी विश्वविद्यालय के ज्यूरिडिक्शन में आप पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके लिए एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाया गया है। जिस तरह से पैसा रुपया रखने के लिए बैंक होता है, वैसे ही विद्यार्थियों की शैक्षिक कमाई का भी एक बैंक है, सरकार ने इसे बनाया। और इस बैंक में आप क्या रहेगा, रुपया पैसा तो रहेगा नहीं। इस बैंक में आपकी जो आपने अंक प्राप्त किए हैं, जो आपने नंबर गेन किए हैं, वह नंबर आपका जमा रहेगा। आप इस जमा को जहां निकालना चाहेंगे, जिस जगह पर निकाल के बताना चाहेंगे, वहां आप बता सकते हैं। और अब इस बात का भी डर नहीं कि सर्टिफिकेट चूहा खा गया, सर्टिफिकेट गुम हो गया, सर्टिफिकेट फर्जी है, इस तरह की समस्याओं से भी निजात मिल जाएगी। यह भी एक आमूलचूल परिवर्तन है। और जिस पर हमने सेकेंडरी लेवल पर ही काफी चर्चा कर दिया कि विषय की स्वतंत्रता है। आप किसी भी विषय को चुन सकते हैं। मुझे ऐसे विद्यार्थी के रूप में भी इसका आनंद लेने का मौका मिला और शिक्षक के रूप में भी। विषय को लेकर के बहुत तनाव रहता है विद्यार्थियों के बीच, बहुत दबाव रहता है। अभी कॉलेज में एडमिशन होता है तो हर विद्यार्थी भूगोल के लिए रट लगाता है। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि इसको वाकई में भूगोल नहीं मिलता है तो ये नाराज होता है, दुखी होता है, परेशान होता है। अब इस तरह की कोई समस्या नहीं। आपको जो विषय अच्छा लगे आप वही विषय लेंगे, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। आपको भूगोल अच्छा लगता है आप भूगोल लें, आपको संस्कृत अच्छी लगती है आप संस्कृत लें, आपको इंग्लिश अच्छी लगती है आप इंग्लिश लें। किसी भी प्रकार की कॉम्बिनेशन की समस्या नहीं है। यही नहीं, आर्ट्स के साथ आप साइंस के भी विषय ले सकते हैं। आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है मैथमेटिक्स लीजिए, आपको मैथमेटिक्स के साथ बायोलॉजी भी पढ़ने का मन करता है बायोलॉजी लीजिए, आप साइंस के साथ कॉमर्स के कुछ विषय लेना चाहते हैं, अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं, आप वो भी पढ़ें। आप अकाउंटिंग पढ़ते पढ़ते संगीत की शिक्षा भी लेना चाहते हैं, आप वो भी पढ़ें। मतलब एक ऐसा स्टेज है जहां पर विद्यार्थियों के लिए सारे रुचिकर विषय खुले हुए हैं। मैंने इसके पहले भी ये चर्चा किया था कि ये तो ऐसे ही है जैसे किसी मिठाई की दुकान पर सारे विद्यार्थियों से कहा जाए ये 56 प्रकार के मिठाइयां हैं, जो पसंद आए वो ले लो। तो आज इस शिक्षा नीति में कुछ इसी प्रकार की चीजें उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों से कहा जा रहा है कि आप स्वतंत्र हैं, आप जिस भी विषय को चाहें वो चुन सकते हैं। मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति जो एक अरुचि थी उसका निवारण किया गया, क्योंकि ये मानना पड़ेगा कि दुनिया में न तो कोई विषय अच्छा है और ना ही बुरा है। हम उसे नहीं समझते इसलिए हम उसे अच्छा बुरा कहते हैं। सारे विषय समान महत्व के हैं। क्या कवि की भूमिका राष्ट्र निर्माण में कमजोर है? क्या लेखक की भूमिका राष्ट्र निर्माण में कमजोर है, कम है? क्या केवल सैनिक ही राष्ट्र निर्माण करते हैं? ऐसा तो नहीं है। केवल वैज्ञानिक ही राष्ट्र निर्माण करते हैं? ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि किसी भी समाज को, किसी भी देश को बेहतरीन बनाने में उसके सारे लोगों की आवश्यकता होती है, सारे ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि केवल वैज्ञानिक ही देश बनाएंगे।
सब लोग मिलकर देश का निर्माण करें, सब लोग मिलकर ही समाज का निर्माण करें। इसलिए ये जो सारे विषयों पर समान अवसर देने का मौका मिला, सबको समान अवसर दिया गया, यह इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब आते हैं कुछ शिक्षकों के बारे में भी चर्चा हो जाए। पहले ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है कि कई तरह के कंपटीशन दिए, इंटरमीडिएट में आकर डॉक्टर बनने की कोशिश किए, इंजीनियर बनने की कोशिश किए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कोशिश किए, एनडीए में फॉर्म भरे, तो जब कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर करते करते ग्रेजुएट हो गए, तो फिर ऐसा लगा कि चलो यार शिक्षक हो जाते हैं, तो फिर बीएड कर लिया और फिर शिक्षक हो गए। इसलिए शिक्षा नीति में बीएड भी 4 वर्ष का है, बीएड को 4 वर्षीय बनाया गया। अब 12वीं कक्षा के बाद ही जो लोग शिक्षक बनने के लिए उनकी इच्छा होगी, वो 12वीं कक्षा के बाद भी उसे करियर के रूप में चुन सकते हैं। तो जैसे इंजीनियर बनना चाहते हैं 4 साल में, वैसे ही आप एक शिक्षक भी 4 साल में बनेंगे। तो शुरू से ही शिक्षक बनने की प्रक्रिया आपके भीतर आए, इसके लिए यह 4 वर्षीय बीएड की शुरुआत की गई। लेकिन जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी 2030 तक इसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन न हो जाए, तब तक 2 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड भी साथ साथ चलेंगे। यानी वर्तमान के जो विद्यार्थी हैं उनका कोई नुकसान न होने पाए, इसलिए सरकार ने ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्ष का बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का बीएड, इसको भी चालू रखा है। लेकिन 2030 के बाद केवल 4 वर्षीय बीएड ही चलेगा। तो मैं समझता हूं कि शिक्षक बनने की जो योग्यता है, उस योग्यता में भी वृद्धि की गई है, गुणात्मक वृद्धि की गई है। पहले से आपको पता हो कि हमें शिक्षक बनना है और बाद में आप कहें कि नहीं अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो शिक्षक बने, ऐसा नहीं हो पाएगा। वही लोग बनेंगे जो उसके प्रति उनकी निष्ठा है, वही लोग बनेंगे जो उन्होंने पहले से सोच के रखा है। तो यह भी एक बेहतरीन उपलब्धि है। अब अगर रिसर्च की बात करें तो ये पहली बार है कि ग्रेजुएशन 4 ईयर का है और तीसरे के बाद जो 4था साल है ग्रेजुएट। आप में से किसी का माइक ऑन है, कृपा करके उसे ऑफ कर लें। तो ये जो रिसर्च की डिग्री है, ये इसकी विशेषता ये है कि आप ग्रेजुएट इन रिसर्च, इसका फायदा ये होगा कि ऐसे विद्यार्थी जो रिसर्च में रुचि रखना चाहते हैं, वो शुरू से ही यानी जब 12वीं के बाद ही इसे शुरू करें, तभी उनके मन में हो कि हाँ हमें रिसर्च की तरफ जाना है, तो वहीं से उसकी तैयारी करें। और इस तरह से हम देखेंगे कि रिसर्च जो आज ऐसा माना जाता है कि जो कुछ नहीं कर पाता है वो बीएड जाता है, और जो बीएड से भी कुछ नहीं कर पाता है वो रिसर्च की तरफ जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया पर लगाम लगेगी। जो अच्छा है और बहुत अच्छा है वो बीएड करेगा, और बीएड वालों में भी जो बहुत अच्छा है वो रिसर्च की तरफ जाएगा। उसके लिए 4 वर्षीय ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी 2 वर्ष का है। उनके लिए जिन्होंने 3 वर्ष का ग्रेजुएशन किया है वो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट बनेंगे। लेकिन जिन्होंने 4 वर्षीय रिसर्च डिग्री ली है वह 1 वर्ष में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर लेंगे। और जो सुविधा 12वीं कक्षा से चली आ रही है, ग्रेजुएशन में भी चली आ रही है, वो सुविधा पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मिलेगी। यानी यहां भी कोई एमएससी नहीं और कोई एमकॉम नहीं और कोई एमए नहीं, यहां सब एक बराबर हैं। क्या है? केवल पोस्ट ग्रेजुएट है। आपको भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा, जो विषय आप चुनना चाहते हैं वो चुन लीजिए। तो जो सुविधा आपको शुरू से मिल रही थी वो यहां भी मिलेगी। और जहां तक संबंध है रिसर्च की, तो
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का निर्माण सरकार करा रही है इस शिक्षा योजना के अंतर्गत, जिसमें प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और अभी जो शिक्षा आती है वो साइंस वालों के लिए अलग से रिसर्च ग्रांट आती है, मानविकी की ग्रांट अलग आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब रिसर्च मल्टीडिसिप्लिनरी होगा, यानी संगीत का व्यक्ति भी इस बात का रिसर्च करेगा कि उसके संगीत का असर अर्थशास्त्र में क्या होता है, यानी संगीत का अर्थशास्त्र निकालना हो तो निकालेगा, क्योंकि उसका भी इकोनॉमिक्स है। संगीत की इंडस्ट्री क्यों कैसे चलती है, इसका भी एक इकोनॉमिक्स है। तो मैं समझता हूं कि जो कमी हमारे शिक्षा नीति में थी पहले की, वो यही थी कि एक ही विषय को कि ज्ञान को हम लेकर के आगे बढ़ते थे, लकीर का फकीर बने रहते थे। लेकिन अब उस लकीर की फकीर को मिटा दिया गया है और अब क्योंकि अब जो रिसर्च होगा, क्योंकि आप 12वीं कक्षा से ही से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपके मन में भी आ गया होगा, आपके थॉट में आ गया होगा कि ज्ञान क्या है। ज्ञान कोई लेवल की चीज नहीं है कि किसी के पीठ में लगा दिया जाए और आज से वो ज्ञानी हो गया। ज्ञान तो संपूर्णता का नाम है, इसमें सारे विषय हैं। तो इस तरह से रिसर्च में भी जो रिसर्च होगा वह सारे प्राध्यापक सब लोगों को रिसर्च कराएंगे। अगर कोई ऐसा प्रपोजल आता है तो आप ये मना नहीं करेंगे। आज तो मना करते हैं, अरे भाई मैं पॉलिटिकल साइंस का हूं, मैं ज्योग्राफी को कैसे करा सकता हूं। कोई कहता है भाई मैं तो एमएससी हूं या फिर मैं फिजिक्स से हूं, तो मैं बाकी लोगों को कैसे करा सकता हूं। अब ऐसा नहीं होगा, अब रिसर्च भी मल्टीडिसिप्लिनरी होगा। अगर गाइड संतुष्ट है और विद्यार्थी संतुष्ट है तो उस सिनाप्सिस को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उस पर काम करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि अब ज्ञान चारों तरफ बढ़ेगा, सारी दिशाओं में बढ़ेगा। तो वह सब है, एक दो विशेषताएं और भी हैं। अब एचआरडी मिनिस्ट्री को, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को शिक्षा मंत्रालय कहा जाए। पहले शिक्षक ने सोचा कि मानव जो है संसाधन ही है, उसको संसाधन के तौर पर ट्रीट किया जाने लगा, इसलिए वो डिपार्टमेंट ही बदलकर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया। पुनः देश के लोगों ने समझा कि नहीं, ऐसा सही नहीं है और मानव केवल एक संसाधन नहीं है, इसलिए अब वापस शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। और एक खास बात है कि देखिए शिक्षा पर खर्च कैसे होगा। सबसे मुख्य बात आ जाती है घूम फिर करके कि खर्चा कैसे होगा। तो सरकार ने तय किया है कि नहीं, हम इस पर अपनी जीडीपी का 6% निवेश करेंगे, कम से कम 6% इस पर निवेश करेंगे। यद्यपि इसके पहले भी इस तरह की बातें आई थी, शिक्षा नीति में इस तरह की चीजें कही गई थी कि 6% निवेश होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि शिक्षा नीति को 6% से 10% की तरफ भी जाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि याद रखें, जिस देश के लोग बेहतरीन शिक्षित होंगे वही चीज तय करेगी कि देश का विकास कहां तक होगा। देश का विकास सोने और चांदी से नहीं होगा, देश का विकास पेट्रोलियम से नहीं होगा, देश का विकास किसी मिनरल्स को पा लेने से नहीं होगा। देश का वास्तविक विकास तो इस बात से होगा कि उस देश के लोगों की शिक्षा की क्वालिटी क्या है, उस देश के लोगों को कौन लोग शिक्षित कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये एक बड़ी बात है। 6% सरकार ने कहा है, आने वाले दिनों में इस पर और दबाव बढ़ेगा और आगे बढ़ेंगे। जेंडर इंक्लूजन के बारे में भी कहा गया है कि अक्सर होता क्या है, लड़कियों की शिक्षा के प्रति कम खर्चा किया जाता है, तो सरकार का कहना है कि हम जेंडर इंक्लूजन की तरफ भी ध्यान देंगे और जिस क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा कमजोर है वहां पर उनको सीधे स्कॉलरशिप देने की कोशिश होगी, उनकी फीस माफी होगी, उनके लिए स्पेशल पैकेजेस बनाए जाएंगे। एक और विशेष चीज जो पहले कभी नहीं कही गई थी वो ये है कि जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, यानी वहां पर केवल इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पर
टैक्सेशन नहीं लगते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं रहती है, बिजली 24 घंटे रहती है, ढेर सारी सुविधाएं वहां पर दी जाती हैं कि लोग वहां पर इंडस्ट्री लगाएं। वैसे ही देश में स्पेशल एजुकेशनल जोन होंगे और वो वहां खुलेंगे जहां पर शिक्षा का स्तर सबसे न्यून होगा। क्यों? ऐसे जोन खोल करके शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से, और एक लक्ष्य रखा गया है कि जनरल एनरोलमेंट रेशियो, यानी ग्रेजुएशन के बाद कितने प्रतिशत लोग हायर एजुकेशन है, इसका जो एक रेशियो है इसको बढ़ाया जाएगा और 2030 तक आते आते 2035 तक इसे 50% तक करने का लक्ष्य है। यानी देश में जितने भी नौजवान निकलते हैं वो उनका करीब 50% हिस्सा उच्च शिक्षित होगा, इसका टारगेट रखा गया है 2035 तक। वर्तमान में देखें तो करीब करीब इसका आधा है, करीब 35% लोग इसमें 25% लोग अभी जितने भी लोग 12वीं कक्षा के बाद निकलते हैं उनमें से करीब 25% लोग ही हायर एजुकेशन से जुड़ पाते। तो एक मोटी तस्वीर हमने आपके समक्ष रखी और इसके बाद मैं, समय की अल्पता है, चर्चा तो अभी मैं इसे और भी करने की इच्छा है, लेकिन कहते हैं कि सबको अपने समय का ध्यान रखना चाहिए। मैं इसी के साथ ही अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूंगा, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो अवश्य सम्मुख रखें। मैं आयोजक मंडल से निवेदन करूंगा कि 5 मिनट 10 मिनट की मोहलत दें, इससे मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। सर नमस्ते। जी नमस्कार सर, मैं शिप्रा सिंह, अभी मैं सर दिल्ली से जुड़ी हूँ आपके साथ, लेकिन सर मेरा निवास स्थान आजमगढ़ है, बिलरियागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीमभर के पास पिपराहा गांव है मेरा। मैं वहाँ की रहने वाली हूँ सर, लेकिन मैं विद्यालय में पढ़ा रही थी, ऑनलाइन क्लास दे रही थी, इसलिए सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाई सर, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ मैं सर। लेकिन सर मैं, अगर ये सेशन हमें यूट्यूब पे मिल जाए तो सर मैं इसको पूरा करना चाहूंगी सर। नहीं, ये यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे यूट्यूब का नंबर आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकेंगे। हम इसे यूट्यूब पे जरूर डालेंगे, फेसबुक पे भी डालेंगे, आप चिंता न करें। आपका कोई प्रश्न हो तो अवश्य करें। जी सर, अब मैं तो सेशन में उपस्थित नहीं हो पाई सर, तो सर मैं उसका लाभ ही नहीं ले पाई सर। कोई बात नहीं। अगर फिर भी कोई मन में कोई प्रश्न हो शिक्षक होने के नाते तो आप जरूर पूछें। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि आपका अगर कोई प्रश्न हो तो आप आदरणीय डॉक्टर मिश्र जी से पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं भवेश मिश्रा बोल रहा था। जी नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार। इन्होंने ये कहा डॉक्टर साहब कि ये एक जो है ये कानूनी और चिकित्सा के अलावा एक उच्च शिक्षा आयोग का गठन करेंगे। जी हाँ, ये नई शिक्षा नीति में इनकी व्यवस्था है। जी। इसका मतलब है कि जो कानूनी चिकित्सा और अन्य जो व्यावसायिक शिक्षा है उनके लिए वो अलग से कोई व्यवस्था करेंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ और शायद ये चीज मैंने छोड़ दिया था, ये नहीं कहा था, और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने हमारी कमी को हमें याद दिलाया। तो मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ कि अब देश में एक तरह का सिलेबस होगा, यानी शिक्षा का एक सिलेबस होगा, और एक सिलेबस करने के लिए हमारे जो बोर्ड हैं वो भी अलग अलग नहीं होंगे, एक बोर्ड होंगे। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सोशल साइंस का कुछ है, फिर हिस्ट्री का भी कुछ है। इन सारी चीजों को हटा दिया जाएगा। कानून के लिए अलग बोर्ड होगा, मेडिकल के लिए अलग बोर्ड होगा। इसके अलावा जितनी भी तरह की शिक्षा है सबका केवल एक ही बोर्ड हो, वहीं से एक तरह का सिलेबस बनेगा और वहीं से सारे काम संचालित होंगे। उसके पीछे कारण यह है कि मेडिकल की जो पढ़ाई होती है, एक मेडिकल के बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ। मेडिकल में अभी क्या होता है, यूनानी, आयुर्वेद, सिद्ध, एलोपैथी, होम्योपैथी, ये लोग एक दूसरे से जुदा जुदा होते हैं, अलग अलग पढ़ाई करते हैं।
अब ऐसा होगा, एक दूसरे के ज्ञान को भी पढ़ेंगे। आयुर्वेद वाला कुछ एलोपैथी को भी जानेगा, होम्योपैथी को भी जानेगा, सिद्ध को भी जानेगा, प्राकृतिक जो चिकित्सा है उसे भी जानेगा। यानी वहां पर भी ज्ञान को विस्तृत किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि एलोपैथी वाला गिलोय के बारे में न जाने, अब उसे भी जानना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ फायदा मिल सकता है तो उसका भी इस्तेमाल करेगा। तो मैं समझता हूं कि हर जगह बदलाव हुए हैं। कानून में भी इस कानून की जो कि अलग पढ़ाई होती है, इसलिए उसे इसे बोर्ड से अलग रखा गया है, और उसकी भी पढ़ाई, उसका भी बोर्ड अलग होगा। तो कहा जाए तो देश में 3 प्रकार के बोर्ड होंगे, एक साधारण शिक्षा के लिए, दूसरा चिकित्सा शिक्षा के लिए, और तीसरा कानून की शिक्षा के लिए। धन्यवाद भवेश जी, मैं आपको इसे याद दिलाने के लिए पुनः बधाई देता हूं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर, मैं अजीत सिंह बोल रहा हूँ। जी गुड मॉर्निंग, बोलें अजीत जी। मैं बाबू महापति सिंह जो महाविद्यालय अमेठी से बात कर रहा हूँ। जी भाई साहब। सिंह, प्रोफेसर जियोग्राफी। जी सर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आजकल इंग्लिश मीडियम की जैसे पढ़ाई का ट्रेंड जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, उसमें जो रीजनल लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्या प्रणाली सरकार अपना सकती है, जिससे क्वालिटी को एक ट्रेंड बनाया जा सके, जैसे स्थानीय भाषा में बच्चे सीख सकें, इनोवेशन कर सकें। ये कैसे संभव होगा जबकि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम की तरफ बच्चों का रुझान और पेरेंट्स का रुझान इतनी तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। ये कैसे प्राइवेटाइजेशन और इंग्लिश मीडियम के एजुकेशन और उसके साथ साथ जो रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन, इसके बीच में कैसे बैलेंस बिठाएगी सरकार, इसके बारे में कोई आपका विचार है? बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है। असल में शिक्षा नीति के लिए कम से कम 2-3 घंटे का सेशन होना चाहिए, लेकिन समय की अल्पता है। लेकिन फिर भी मैं जी सर, बहुत कम टाइम लग रहा है। हाँ, मैं आपकी जवाब देने की कोशिश करता हूँ, मेरा भी ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं है। तो पहली बात यह है कि सरकार ने 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में करने की स्वतंत्रता दी है। इसे स्वतंत्रता न कहें, अनिवार्यता भी कह सकते हैं। अब एक खास चीज और है, आपने देखा होगा कि उसके बाद किसी भी, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, या क्या कहते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय का बोर्ड हो, आईसीएसई का बोर्ड हो, कोई भी विद्यार्थी यदि इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ना चाहता है तो आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। किसी भी इंटरव्यू में, अब जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है, आपने सुना होगा कि एक यहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है आपके बगल में, बनारस में, वहां पर ये शिकायत आई थी करीब 1 साल पहले कि वहां जो लोग हिंदी मीडियम के इंटरव्यू देने गए थे, वीसी साहब ने उनके साथ बहुत अभद्रता की, बात मीडिया में उठी। तो यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम अपनी इस देवनागरी भाषा में बातचीत नहीं कर सकते, इंटरव्यू नहीं दे सकते। मतलब अब आप खुद ही आश्चर्य करेंगे कि देश के इतने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रति, हिंदी भाषी लोगों के प्रति कितनी बड़ी अभद्रता की जा रही है। इसके लिए सरकार ने नोटिस लिया। अब आप किसी भी इंटरव्यू में आप हिंदी भाषा में इंटरव्यू दे सकते हैं, वो आपको मना नहीं कर सकेंगे। तो एक यह उपलब्धि हुई। अन्यथा आप यूपीएससी में भी जाएं तो बोलबाला वहां भी इंग्लिश का ही रहता है। अभी यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, आपने देखा होगा कि हिंदी भाषा वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी अब इंग्लिश को ऑप्ट करते हैं। इसके कारण ही आपने देखा होगा कि इसके कारण ही समाज में इंग्लिश बोलने वाले को ही शिक्षित मानने की परंपरा से चल पड़ी, और जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता है उसे लोग 2ym दर्जे का विद्यार्थी मान के चलते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी कोई ज्ञान नहीं है। अंग्रेजी एक संप्रेषण का टूल है, अंग्रेजी अपने में कोई विज्ञान नहीं है। तो इस बात को सरकार ने रिकॉग्नाइज किया, यद्यपि यह हमारे मन का भ्रम है कि जो गलत ही इंग्लिश बोले लेकिन बोले, उससे समाज पर एक ऐसा दबाव पड़ता है कि ये लोगों से अलग है। तो इस तरह की चीजें का इंप्रेशन तो ठीक है, ये चलता है। आप फ्रेंच बोले अलग लगेगा, लेकिन भाषा को भाषा तक ही सीमित रहने दे। भाषा अपने में संप्रेषण के अलावा यह विज्ञान तो नहीं है।
इसकी चर्चा इस शिक्षा नीति में की जा रही है। और यदि ये स्वतंत्रता दी गई है स्कूलों को, यदि वे चाहें तो 8वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में दे सकते हैं। और इस 8वीं के बाद, इस 5वीं कक्षा के बाद जो शिक्षा होगा उसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, ऐसी कंपल्सन नहीं है। यानी अभी आपने देखा होगा सीबीएसई के बोर्ड के जितने भी विद्यालय हैं उनमें एक कंपल्सन रहता है कि आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं और मुझे पता है कि मैंने अपना जो इंग्लिश मीडियम में एमबीए किया तो मुझे कितनी तकलीफ हुई, मैंने जब अपनी पीएचडी सबमिट की तो मुझे कितनी तकलीफ हुई। तो मैं भी उस प्रक्रिया से होकर गुजरा हूं और इसलिए यह बात कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में यह सारी छूटें धीरे धीरे मिलेंगी। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, फिर हमारे हाई कोर्ट का जजमेंट, फिर हमारे आईएएस की परीक्षाएं, फिर हमारे इंजीनियरिंग की परीक्षाएं, मेडिकल की परीक्षाएं, फिर इस तरह की सारी चीजों में हमारे लोकल भाषा का, हमारी मातृभाषा का दबदबा बढ़ेगा। और मातृभाषा में केवल हिंदी नहीं है, वो देश की सारी लैंग्वेज हैं, उनका दबदबा बढ़ेगा। और ये होना चाहिए। ज्ञान किसी भाषा का मोहताज नहीं है। मैं समझता हूं कि आप इस उत्तर से कुछ हुए होंगे। अन्य कोई? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मिश्र जी। जी आपके इस उद्बोधन से बहुत ही लाभ मिला सभी प्रतिभागियों को। आपने अपने शब्दों के माध्यम से वर्तमान शिक्षा नीति को एक कहानी के माध्यम से जिस तरह से बताया कि यह एक तोते की तरह है और एक कम शब्दों में कहा जाए तो आपके अनुसार ये नई शिक्षा नीति जो है वो छात्रों के हित में होगा, छात्रों के विकास में होगा और सिर्फ सूचना का एकत्र करना इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी युग में मात्र शिक्षा नहीं है। तो मैं एक बार फिर डॉक्टर मिश्र जी को बहुत धन्यवाद दे रहा हूं तथा साथ में ही मैं इस श्री शिवा पीजी कॉलेज तेरही के प्रबंधक श्री भवेश मिश्र जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और इस शिक्षा नीति के बारे में कुछ प्रतिभागियों को अवगत कराएं। मैं श्री भवेश मिश्र जी के बारे में एक शॉर्ट परिचय देना चाहता हूं कि श्री भवेश मिश्र जी जिला पंचायत अधिकारी रहे हैं और वो एक बहुत ही ईमानदार और कर्मठ अधिकारी रहे हैं तथा पूरे प्रदेश में उनका नाम है। आज भी वो अपने डिपार्टमेंट में लोगों की ट्रेनिंग लेते हैं और उन्होंने शिक्षा जगत से भी उनका जुड़ाव रहा है और पंचायती राज अधिनियम, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पर उनकी एक बुक भी आई है जो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही पॉपुलर बुक है। और जब से वो प्रबंधक हुए हैं इस कॉलेज के लिए भी वो बहुत ही कार्य करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, अभी हमारे कॉलेज में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है एडमिशन की इस महामारी के दौरान, जिसमें उनकी भूमिका बहुत अहम थी। उन्होंने करीब 3 महीने मेहनत किया और सब सीख के उन्होंने इसको एक प्लेटफॉर्म दिया और वो इस इतने 75 वर्ष की उम्र में भी आज बहुत ही ऊर्जा से ओतप्रोत रहते हैं। तो मैं प्रबंधक जी को आमंत्रित करता हूं कि इस वेबिनार के माध्यम से प्रतिभागियों को कुछ लाभ दें। आदरणीय प्रबंधक जी। हेलो, सुनाई दे रहा? हेलो, आवाज आ रही है? डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर कौशलेंद्र जी, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और सभी प्रतिभागी मित्र, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से जो है नई शिक्षा नीति को हम लोग को बताया। वास्तविकता ये थी कि जब मैंने शिक्षा नीति को पढ़ा
तो मुझे ये एकदम हवाई लगी, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसको व्यवहारिकता मिला दी, और उस व्यवहारिकता मिलाने से वो उसका एक स्वरूप हमारे लोगों के सामने स्पष्ट हो गया। ये बहुत बढ़िया बात थी, वरना मुझे तो 2 बार पढ़ने के बाद यही लगा कि मैं कोई सिद्धांतवादी अभिलेख पढ़ रहा हूँ। हमारी आज की शिक्षा की क्या स्थिति है आप सब लोग अवगत हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अभी मैं प्रबंधक 15 साल से करीब मैं हूँ महाविद्यालय में। डिग्री कॉलेज के बीए के छात्र जो हिंदी लिटरेचर लिए होते हैं, अब उन्होंने कई बार एप्लीकेशन मुझे दिया, उस एप्लीकेशन में कम से कम 10 गलतियां हिंदी की। ये गलतियां जो हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे उस समय खत्म हो जाती थी, कभी आगे नहीं बढ़ती थी, और आज बीए का हिंदी लिटरेचर का छात्र वो गलतियां करता है। किसी को छोटी या बड़ी मात्रा लिखने आती ही नहीं है, और वही नहीं, बड़े बड़े लोग गलतियां कर रहे हैं इस तरह से। तो शिक्षा की स्थिति प्राइमरी से शुरू हुई है। डिग्री कॉलेज की क्या स्थिति है? कोई छात्र नहीं आता, हम फर्जी 75% की उनको जो है उपस्थिति दे करके और शिक्षा दिलवाते हैं। अरे जब पढ़ाई ही नहीं होगी तो क्या शिक्षा बढ़ेगी? ये हमारी शिक्षा की अवस्था है। हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो बड़े आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। जब हम मंच पर बैठते हैं, जब हम लिखते हैं, तो लगता है कि हमसे ज्यादा ईमानदार, हमसे ज्यादा कर्मठ कोई है ही नहीं है। लेकिन जब हम वास्तविकता के धरातल पर आते हैं तो हमारी असलियत खुल जाती है। मैं इतने दिन से हूँ मेरे कॉलेज में, छात्र बड़ी मुश्किल से आते पढ़ने के लिए। शिक्षा का माहौल कहाँ से बनेगा? तो और सबसे बड़ी बात है कि कोई प्रयास भी गवर्नमेंट से लेकर के टीचर सब जानते हैं, लेकिन कोई प्रयास इसको सुधारने के लिए नहीं किया जाता। अगर नई शिक्षा नीति इसी तरह से चलती रही तो इसका हालत वही होगा जो हमारी ये पुरानी शिक्षा नीति का था। आपने जो है लक्ष्य रखा है कि जो हम 2 करोड़ छात्रों को मुख्य धारा में लाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये 2 करोड़ छात्र वो हैं कि जो पढ़ने के लिए आते ही नहीं है, और ये संख्या बहुत कम दिखा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कम से कम 4 करोड़ होंगे। तो ये सारी दिक्कतें हमारे शिक्षा आज की शिक्षा में हैं। एक इन्होंने 3-4 चीजें डॉक्टर साहब ने सब बता ही दिया, कि बताने लायक रहा नहीं है। इनका लक्ष्य है कि 2030 तक 100% EGR का लक्ष्य इन्होंने रखा हुआ, मतलब 100% छात्र जो है स्कूल में आएंगे। कहाँ तक सफल होगा? एक चीज मेरी समझ में नहीं आई कि क्या आज भी जो अलग अलग मदरसों में शिक्षा दी जा रही है या अलग किसी चीज में, क्या वो इसमें शामिल होगी? क्या ये शिक्षा नीति पूरे देश में सबके ऊपर लागू होगी? अगर नहीं लागू होती शिक्षा नीति का फिर कोई आवश्यकता नहीं है, इसको तो वैसे ही चलने दीजिए जैसे चल रही थी। दूसरी चीज डॉक्टर साहब ने उसको बहुत डिटेल में बता दिया। इसकी जो बड़ी मुख्य चीज थी कि जैसे पहले 10th और इंटर के 10 और 12 चल रहा था, 5, 3, 3, 4 करके उन्होंने बनाया, और ये 14 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के लड़कों पर लागू। इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है मातृभाषा में शिक्षा। आज क्या स्थिति है? आज तीसरी क्लास से हम बच्चों को मीडियम उसमें भेज देते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए। हम सब लोग हिंदी भाषा में पढ़े हुए। जो आप अपनी मातृभाषा में सीख सकते हैं वो किसी विदेशी भाषा में उसको नहीं समझ सकते। आप आज लड़का रट के बन जा रहा, वो ये सी माने समुद्र तो जानता है, लेकिन समुद्र क्या होता है वो नहीं जानता। ये स्थिति हमारी सबसे बड़ी थी। और इस नीति में भी मातृभाषा को 5वें या 8वें से शुरू करने की बात है दूसरी भाषा में। देखिए हमारी ये कठिनाइयां हैं, क्योंकि हमारी भाषाओं में, हमारी जो 14 भाषाएं हैं और हिंदी है, इसमें टेक्निकल पुस्तकों का पूरा अभाव। इसी कारण हमें जो है दूसरी इंग्लिश भाषा में विशेष रूप से बच्चों को शिक्षा दिलानी पड़ती। व्यावसायिक औद्योगिक प्रौद्योगिकी के बारे में डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरह से बताया। मैंने प्रश्न भी किया था तो बहुत क्लियर हो गया। 6ठे ग्रेड से ही जो है व्यावसायिक शिक्षा शुरू होने की बात हो रही, बहुत अच्छी बात है। किस तरह की व्यावसायिक शिक्षा होगी इसका कोई रूपरेखा तो उसमें नहीं दी गई है। एक और चीज इसमें बड़ी अच्छी दी हुई है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम चालू होंगे। इस महामारी को देखते हुए ऑनलाइन की जितनी व्यवस्था हुई है, तो मैं समझता हूँ कि आगे भी इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा और बहुत से दूरस्थ क्लासेस ये सब चीजें चलाई जाएंगी।
अब ये जो हमारी शिक्षा है बहुत अच्छी, सिद्धांत में पढ़ने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कोई भी सिद्धांत, कोई भी नीति जब धरातल पर आती है तब असली परीक्षा उसकी वहीं पर होती है। अब हमारी जो कर्मठता है, जो मैं यहाँ से विश्वविद्यालय और शासन तक देखता हूँ, अगर यही कर्मठता, यही दक्षता हमने अपने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे आई, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ये हवाई नीति के अलावा कुछ नहीं रह जाएगी। साथियों, आपको याद होगा, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, डॉक्टर साहब बात बोलने को कुछ रह नहीं गया है नई शिक्षा नीति के बारे में। जब देश स्वतंत्र हुआ तो एक पंचवर्षीय योजना चलती थी, लेकिन उस पंचवर्षीय योजना का कोई लक्ष्य शायद ही कभी कंप्लीट हुआ। इस शिक्षा नीति को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बहुत ही आदर्शवादी शिक्षा नीति बनाई गई है, और ये व्यवहारिक धरातल पर जब आएगी तो असली परीक्षा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तभी होगी। हाँ साहब, उस पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य था, एक ही बात मैं करता हूँ कि घर घर हम बिजली पहुंचा देंगे। आज 72 वर्ष हो गए, क्या हमने घर घर बिजली पहुंचाई? नहीं पहुंचाई। इसी को देख करके हमारे वो दुष्यंत कुमार जी ने लिखा कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। ये कठोरता है, कठोर चीजें हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। वैसे तो हमारे संस्कृति में कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम चैनानृतम ब्रूयात, ऐसे धर्म सनातन। लेकिन मेरी आदत है कि मैं जो कट होता उसे मैं जरूर कहता हूँ। पर ये यहाँ से लेकर के यूनिवर्सिटी तक जो दशा मैं देखता हूँ कि किसी को शिक्षा देने में कोई रुचि है ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज होती है जो डॉक्टर साहब ने बताया कि रुचि के अनुसार विषयों का चयन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज क्या होता है, माँ बाप बैठ करके बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाते हैं। जो लड़का मैथमेटिक्स फिजिक्स नहीं समझ सकता उसे जबरदस्ती डॉक्टर में इंजीनियर में जाता। कोटा जैसे इंस्टीट्यूट में, मेरा बहुत नजदीक से वहां से संबंध है, केवल 10% बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन पाते हैं और 90% वहां से निराश होकर आते हैं। सोचिए उन बच्चों की क्या हालत होती है। तो ये जो चीजें, इसको बदलना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर इसको बदल पाएगी तो ये हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। और मैं हृदय से उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलता की जरूर कामना करूंगा, लेकिन मुझे भरोसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं 15 साल से शिक्षा नीति को, शिक्षा को देख रहा हूँ। किसी को कोई रुचि नहीं, टीचर्स को रुचि नहीं है, बच्चों को रुचि नहीं है, प्रशासकों को रुचि नहीं है, किसी को रुचि नहीं है। मैं आप सब लोगों को जो कि हमारे विद्यालय की तरफ से हुआ है धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब को विशेष रूप से, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो रूपरेखा थी उसको बहुत क्लियर करके बताया। अन्यथा मैं तो खुद बता रहा हूँ कि मैंने उसको 2 बार पढ़ा डाउनलोड करके, और मेरी समझ में आया कि ये कौन सा आदर्श मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन आपने जो उसमें व्यवहारिकता शामिल की, जैसे व्यावसायिक शिक्षा वो देंगे तो जैसे कुमार के घर के बातें इसी से बड़ी स्पष्ट हो गई जिससे मुझे, और मैं आप सब लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ।